वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब कुछ बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश करते हुए जोर दिया है कि दोनों जोहरी ताकतें अपने मसाइल और ख़ुसूसन मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें। आपको आगाह करें कि सरकारी खबर एजेंसी APP की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 2021 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर नुमाइंदे के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए मिलकर संजीदगी से बातचीत करें और इसलिए इसी सिलसिले में एक सालसी के तौर पर बतौर सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा खिदमात हर वक्त दस्तयाब हैं। उन्होंने खबरदार किया कि तवील अरसे से हल तलब मसला कश्मीर का कोई फ़ौजी हल नहीं है, क्योंकि ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई भी फ़ौजी तसादुम न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाही का बाइस होगा। जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने एक नगमे को अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाया हुआ है तो मैं यही चाहती हूँ कि उसको ज़रूर शामिल किया जाए, क्योंकि उसके अंदर भारत की जो नालायकी है उसको दिखाया जाता है कि भारत ने कश्मीर के साथ क्या किया और मोदी सरकार ने बेसिकली कश्मीर के साथ क्या किया, अपनी बर्बरियत अभी तक बंद नहीं की। और ऐसे ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के से मुतालिक एक सवाल पर जो एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मेरे ख्याल में तमाम इलाकों में इंसानी हकूक़ का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, मगर भारत जो है ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। भारत ने सिर्फ वो किया जो उसको समझ आया, मोदी सरकार ने वो किया जो उनको बेहतर लगा। सिर्फ वोट बटोरने के लिए मोदी सरकार जो है कितने लोगों के खून चूस गए, कितने लोगों को निगल गए, ये शायद उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। मगर अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार की वजह से पूरे भारत के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं अपने प्रोड्यूसर से ज़रूर कहूँगा कि मिली नगमा जो है वो प्ले किया जाए ताकि हमारे नाज़रीन भी उस मिली नगमे से मुस्तफ़ीद हो सके और साथ ही साथ फिर हम उसको साथ ही अपनी गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ा सकें। तो बात कर रहे थे सालसी कमेटी के हवाले से, तो आपको बताएं कि उनका कहना था कि मेरा मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कशीदगी का खात्मा यकीनन बहुत ज़रूरी है और दोनों ममालिक मसला कश्मीर के हल के लिए मिलकर संजीदगी से बात करें। मेरा जब भी हमने देखा है कि सालसी की पेशकश की गई है तो पाकिस्तान ने तो काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त की है, लेकिन इंडिया जो है वो वापस भागने की कोशिश करता है। तो यकीनन मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल में तमाम इलाकों में इंसानी हकूक़ का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन जब एंटोनियो गुतेरेस से आपकी भी मुलाकात हुई थी तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वो बातचीत कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब उनसे इस मसले के ऊपर बात की गई थी तो उन्होंने यही बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान का मसला जो है ये इंडिया भारत पाकिस्तान का मसला जो ही जल्द से जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि इसको पहले ही लेके बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अगर 70 साल पहले नज़र दौड़ाई जाए तो तब भी इंडिया ने जो है कश्मीर के ऊपर कब्जा करके रखा था और आज 70 साल बाद भी हम जो है उसी जगह पे खड़े हैं कि भारत ने जो है कश्मीर पे बेजा कब्जा करके रखा हुआ है। और कितने लोग जो हैं उसके अंदर जो है परेशान हैं, लोगों के ऊपर जो है उनके स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए गए। मोदी सरकार तो इतनी बर्बरियत दिखाती है कि हम कश्मीर की इस टाइम पे बात करें, अगर उनके अपने मुल्क भारत की बात की जाए तो सिख यात्रियों ने जितना वहाँ पे एहतजाज शुरू किया हुआ था और खालिस्तान का झंडा लहराया था तो मोदी सरकार ने सिख यात्रियों पे पानी तक बंद कर दिया था जो है। और किसानों के एहतजाज के हवाले से अगर बात की जाए तो किसानों ने भी एहतजाज करके जो मोदी सरकार है उसको बता दिया है कि किसान के बगैर जो है आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। तो सालसी कमेटी के हवाले से बात कर रहे थे तो एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर के हल के मुतालबे के हवाले से 8 अगस्त 2019 को दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे चीज़ें सही समत में नहीं जा रही, लेकिन बतौर सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा हमारी खिदमात हमेशा दस्तयाब। बिल्कुल ऐसे ही है जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और नाजरीन अब कुछ बात करेंगे गजा लहू लहू। गजा पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा है कि ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकासद हासिल नहीं हो जाते। 11 रोज से जारी बमबारी में 64 बच्चों और 38 खवातीन समेत 227 फलस्तीनी जो हैं
وہ شہید ہو چکے ہیں۔ جی بالکل میرا، غزہ کی اگر بات کی جائے تو غزہ لہو لہو ہے، شہر خنڈر بن چکا ہے۔ صہیونی حملوں نے اسکول، یونیورسٹیز اور اسپتالوں کے ساتھ ساتھ رہائشی عمارتیں بھی تباہ کر دی ہیں۔ اسرائیل نے عالمی دباؤ کا خاطر میں نہ لاتے ہوئے فوجی آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتائیں کہ فلسطینی سفیر کی جو ہے چیئرمین اسٹار ایشیا نیوز غازی الدین بابر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اسٹار ایشیا نیوز کے چیئرمین غازی الدین بابر کی فلسطینی سفیر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اسرائیل کی جانب سے بیت المقدس اور ظلم و ستم اور فلسطین کے شہر غزہ میں ہونے والی بمباری پر شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین غازی الدین بابر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف حالیہ جہاریت اور اس کی توسیع پسندانہ عزائم کی مذمت کرتے ہیں۔ 55 اسلامی ممالک کے 2 ارب مسلمان اسرائیل کی اس درندگی پر سخت غمزدہ ہیں، جبکہ اسرائیلی دنیا کے 1% آبادی سے بھی کم ہیں۔ ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی جہاریت کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ فلسطین میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار اسرائیل ہے، جس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اور نہتے فلسطینیوں پر حملہ کر کے جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ملاقات میں چیئرمین غازی الدین بابر کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر حملے فوری روکے جائیں اور عالمی برادری اسرائیل کو حقوق انسانی کی شدید خلاف ورزیوں سے روکے۔ سلامتی کونسل فلسطین میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستانی عوام کے احساسات اور جذبات کو اقوام متحدہ، OIC اور حقوق انسانی کی تنظیموں تک پہنچایا جائے۔ ملاقات میں فلسطین میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ حملوں میں زخمی ہونے والوں کی صحت کے حوالے سے دعا بھی کی گئی ہے۔ اس موقع پر فلسطینی سفیر نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین اپنی آزادی کی منزل کو حاصل کر لے گا۔ ملاقات میں فلسطینی سفیر احمد امین ربائی نے کہا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دنیا میں پاکستانی قوم جو ہے وہ واحد ہے جو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان بھی ایک وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اور جتنے جرأت مندانہ انداز میں پاکستان اس وقت فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان پر بھی کافی پریشر ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اپوزیشن لیڈر ہم سے رابطے میں ہیں، اور کافی اچھا محسوس ہوا جب پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عید الفطر کی نماز کے بعد ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اور پھر ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بذات خود ایمبیسی تشریف لائے اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ احمد امین ربائی کا مزید کہنا تھا کہ چند روز پہلے جو ہے پاکستانی پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس میں فلسطینی عوام نے دل جیت لیے ہیں، اور جس انداز میں فلسطین کے حق میں جو تقریر کی گئی قابل ستائش ہے، اور آج پاکستان فلسطین میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کس طرح سے فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ ناظرین باتیں ہیں۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ کشمیر تھا، کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا مودی سرکار کی جانب سے، اور اب جو ہے وہ غزہ ہے۔ لیکن میرا یہاں پر ایک اور چیز بتاتے چلے کہ صدر مملکت کی جانب سے ہلال احمر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ فلسطین میں طبی امداد پہنچایا جائے اور فلسطینی عوام کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ جبکہ فلسطینی سفیر احمد امین ربائی نے کہا کہ جو اقدامات اس وقت پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہونے دیں گے، اور ان اقدامات پر پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ جی، تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عمران اعجاز صاحب موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور سے۔ بہت شکریہ عمران صاحب وقت کے لیے۔ عمران صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ لہو لہو، پہلے کشمیر لہو لہو اور اب غزہ لہو لہو، مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اسرائیل کے جو صدر ہیں انہوں نے صاف صاف ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جو ہے بمباری بالکل نہیں روکیں گے جب تک ہمارے مقاصد مکمل نہیں ہو جاتے۔ جی مس، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اسی طرح کی سچویشن ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کی ہیئرنگ ہونی تھی، اس کو بھی امریکہ نے روکا ہوا تھا، اور مسلسل آج تقریباً 4 سے 5 دفعہ پھر دوبارہ
जो चीन है जिसने ये करारदाद सबमिट करवाई थी, उसने दोबारा फिर अमेरिका को प्रेशराइज किया कि आप इस करारदाद के ऊपर जो फाइनल कमेंट्स हैं उसको हमें जारी करने दें, लेकिन अमेरिका अभी तक स्टिल इस डिटाई में मौजूद है और वो इसके जो फाइनल कमेंट्स हैं वो अभी तक जारी नहीं होने दे रहा। दूसरे नंबर पे भी आपने देखा होगा कि अभी जनरल असेंबली का जो इजलास एक मुनक्किद हो रहा है, जो आज गालिबन शाम को न्यूयॉर्क में मुनक्किद होगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, टर्की के वजीर खारजा, ट्यूनिस के वजीर खारजा और सूडान के वजीर खारजा। सबसे बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट इसमें ये है कि जो जनरल असेंबली का इजलास है ना, इसको कोई बंदा जो है ना वो रोक नहीं सकता। इस इजलास को ना तो वीटो किया जा सकता है ना कुछ किया, इसमें हर बंदे को जो है वो बोलने का हक है। अब हमने ये देखना होगा कि जो एक बहुत अच्छा एक जो इम्प्रेशन टर्की की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें कि पहली दफा 4 ममालिक के वजीर खारजा को अपने साथ लेके एक ही जहाज में अमेरिका लेके गए हैं, इस चीज को अब हमें देखना होगा कि क्या जनरल असेंबली से वाबस्ता जो हमारी तवक्कुआत है क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात जो आपने की इसराइल की, इसराइल इस वक्त जो है वो किसी भी तरीके से सीज फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके अजाइम है कि वो गजा में पूरी तरह अपना एक ऑपरेशन करना चाहता है और पूरे गजा में अपना एक कब्जा करना चाहता है। अभी इसके लिए जो कल एक जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि फ्रांस ने जॉर्डन और जो है अपना इजिप्ट, इसके साथ मिलके एक फार्मूला जो है वो बनाया है। उस फार्मूले में उसने जोर दिया है इसराइल के ऊपर कि वो फौरी तौर पे जो है वो इसकी जंगबंदी करे, दोनों पार्टियों को सामने बिठाया जाए, बिठा के इनके जो डिस्प्यूट है वो उसको हल कीजिए। लेकिन मिस फ्रांस ये कैसे कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारी डिसीजन पावर है वो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के पास है। लेकिन जो फ्रांस ने जो अभी ये पूरा एक ड्राफ्ट बनाया है, इसको भी अमेरिका की तरफ से वीटो कर दिया जाएगा। इमरान साहब आपसे ये भी जानेंगे कि जैसे आप जंग बंदी की बात कर रहे हैं, तो मिस्र की जानिब से भी एक तजवीज़ दी गई थी जिसको फ़लस्तीनियों ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसराइलियों की जानिब से उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था। तो क्या आप समझते हैं कि जो आज का इजलास होगा इसमें ये जंग बंदी का फैसला कर लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब की जो सिचुएशन है उसकी मुताबिक जो इस वक्त जो फलस्तीन की सिचुएशन है ना, फलस्तीन की सिचुएशन में इस वक्त सबसे पहले मुस्लिम उम्मा का किरदार है। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा फ्रांस का रोल बता दूं। आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रिश्चियंस की एक चर्च है जो कि इसराइल में मौजूद है, और वो इस चर्च को जो है वो अपने लिए बहुत मुकद्दस समझते हैं। आज से जब 1996 में पहली दफा फ्रांस के वजीर आजम ने इस चर्च का विजिट किया था, उस चर्च के विजिट के दौरान में पुलिस वालों ने जो वजीर आजम थे उनके साथ अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये हमारी है, आप लोग बाहर खड़े नहीं, हम लोग खुद अपनी चर्च के अंदर जाएंगे। सेम इसी तरह का वाकया 2020 में अब जो करंट इस वक्त फ्रांस के वजीर आजम है उनके साथ पेश आया है। तो अब बात करने का मकसद है कि फ्रांस जो है वो अब जब 2020 में वो गए तो उस वक्त भी पुलिस वाला उनके साथ चर्च के अंदर जा रहा था। उन्होंने उसको जवाब दिया कि तुम चर्च से बाहर खड़े रहो, क्योंकि ये जगह हमारी है, तुम कौन होते हो मेरे साथ इसके अंदर दाखिल होने वाले। तो मिस अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में फ्रांस भी आ गया है। फ्रांस इसलिए आ गया क्योंकि मिस देखें, इसराइल के जो अज़ाइम है वो मुसलमानों के खिलाफ मिस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मिस क्रिश्चियन भी तो वहां पे है ना। और दूसरी बात यह है कि फ्रांस को पता है कि ये हमारी एक मुकद्दस जगह है, हमारी एक चर्च है, उसको पता है कि हम लोगों ने इसका भी दिफा करना है। ये ना हो कि कहीं इसराइल अपनी जंग की वॉर में इसको भी ना डैमेज कर दे वहां पे। सेम मिस उसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह देखें इस वक्त इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर और मोदी, मैं कहता हूं दोनों के एग्रेशन में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल दोनों के एग्रेशन इस वक्त सेम है। वो सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं अपने रीजन को, बाकी किसी रिलीजन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था उनकी जानिब से भी कोई इतना खास किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। क्या इसराइल के साथ अपनी दोस्ती जो है वो खराब नहीं करना चाहते, या वो बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बने हुए हैं इस टाइम पे? आपने देखा होगा कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर हर 2 दिन बाद एक पोस्ट अपडेट कर रहे हैं। उस पोस्ट में वो झंडे ऐड कर रहे हैं जो मुल्क फलस्तीन को, उसको इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अगर आप उस पोस्ट को देखें तो उसमें आपको जो 3 मुल्क उन्होंने अभी रिसेंटली 2020 में इसमें शामिल हुए हैं उनमें से एक भी मुल्क नहीं है। और दूसरी हैरत की बात इसमें यह है कि इसमें इंडिया का झंडा भी नहीं है मिस। उसकी वजह यह है कि मिस देखें, लोग इस वक्त जो हैं वो बहुत जो कश्मकश में मुब्तला हैं, उनको कोई समझ ही नहीं लग रही। जिन मुस्लिम ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया था मिस, उनके लिए वबाले जान बन गया, क्योंकि उनकी अपनी अवाम जो है वो सड़कों पर निकल के फलस्तीन के हक में मुजाहिरे कर रही है। तो मिस जब फलस्तीन के हक में वो मुजाहिरे करेंगे तो मिस उनके लिए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
ये सेम वही सिचुएशन है मिस, जो जिस तरह सिख कम्युनिटी वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है इस वक्त इंडिया में, कश्मीरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है वहां पे इंडिया में, और दूसरे जो मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सेम सिचुएशन जो है, यही सेम सिचुएशन इसराइल में भी क्रिएट होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे और ही मैं है। ये समझता हूं कि अगर मिस किसी तरह फ्रांस कामयाब हो जाता है, क्योंकि जाहिर है आपको पता है फ्रांस एक बड़ा मुल्क है, और अल्टीमेटली फ्रांस और जर्मनी, अभी जर्मनी का भी मैंने बयान देखा था कुछ देर पहले कि शायद जर्मनी से भी जो उनके वजीर खारजा हैं वो भी शायद ट्रेवल करके इसराइल जा रहे हैं, और उनकी भी कोशिश यही है कि मैं किसी तरह इस जंगबंदी को खत्म करवा के दोनों फरीकाइन जो है इसमें कुछ सुलह इमरान करवा। साहब, आप चूंकि इस मसले को काफी गहरी नजर से देख रहे हैं, तो आपसे ये भी जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। कहीं भी अब फलस्तीन का मसला जो है सिर्फ करारदादों की नजर हो जाएगा, या इस पर बाकायदा तौर पर कोई अमल दरामद करवाया जाएगा, कोई कानून सामने लाया जाएगा? जी मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले चंद दिन में आपको जरूर पता चलेगा। इस बार जो है वो फलस्तीन और कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, जो इशू है, इस वक्त पूरी दुनिया, चाहे वो इसराइल के साथ हो चाहे वो फलस्तीन के साथ हो, वो चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले। उसकी वजह ये है कि देखें हर दफा मासूम लोगों को मारना, क्योंकि देखें अब दुनिया जो है वो ऑलरेडी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। जब पूरी दुनिया, हर मुल्क जो है वो अपने इंटरनल क्राइसिस में इतना को उलझ चुका हुआ है कि उसके पास टाइम नहीं है किसी और मुल्क में वो कूदे, अपनी जंग में कूदे, अपना असला लेके जाए या किसी और मुल्क की हमायत करे। अभी तो इंटरनली प्रॉब्लम जो है वो हर मुल्क को बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना वायरस है, और में काफी सारी सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम उनके लिए खराब है। अब जो है इस वक्त जो है वो पूरी मुस्लिम उम्मा, ओआईसी का किरदार सबसे ज्यादा अहम है आने वाले दिनों में। देखिए जनरल असेंबली में ठीक है, डिबेट होगी, बात होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन किरदार है वो यूनाइटेड नेशन का है। आखिर उसके बाद फाइनल जजमेंट क्या होगी, फ्रांस का मेन किरदार है। देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इसकी करारदाद जमा करवाई गई है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी प्रेशराइज किया है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए जी, और बिल्कुल होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन ओआईसी का जो इजलास है वो बहुत ज़रूरी है, ओआईसी के इक़दामात बहुत ज़रूरी है। देखना यह है कि क्या आज का जो इजलास है वो किसी नतीजे पर पहुंचता है या वो भी बेनतीजा जो है वो खत्म हो जाता है। तो नाजरीन, एक तरफ कश्मीर है, कश्मीर की तरफ नजर सानी करें तो कश्मीर इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन है। बहुत बुरा किया जा रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, जब बच्चे ख़वातीन की, मर्द हजरात की हम देखते हैं, जब वीडियोस देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि खुदारा अल्लाह ताला रहम करे। मुसलमानों पे जो है किस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये इंसानों पे जो है जुल्म किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर अपना ख़ास कर्म करे, और जो लोग इन लोगों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम रखते हैं, अपने दिल में बुग़्ज़ कीना रखते हैं, अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे दे या इनको निस्तो नाबूद कर दे। तो आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाज़त। और फीडबैक देना ना भूलेगा आप हमें। फीडबैक यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पर स्टार एशिया न्यूज़ के पेज पर हमें फीडबैक दे सकते हैं। और इसी के साथ ही कल मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, नए लोगों के साथ, नए मेहमानों के साथ और नई चीज़ों के साथ। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।